The Best Animal Welfare Organization Award goes to the Prashant Advait Foundation to receive the honor of Most Impactful Environmentalist. We are deeply privileged to welcome a rare and transformative voice of our times. Acharya Prashant is a globally respected philosopher and the author of over 160 books, many of which have become national bestsellers. His writings illuminate timeless Indian wisdom and apply it to the modern human condition, offering clarity on topics ranging from inner freedom to ecological responsibility. His initiative, Operation 2030, positions climate change as not just a policy issue but as a crisis of human consciousness. Pioneering contributions, he has been honored with awards such as Most Influential Vegan of the Year by PETA India and the prestigious Outstanding Contribution to National Development Award by the IIT Delhi Alumni Association. Please join me in welcoming Acharya Prashant to the stage, everybody. With a round of applause, let's welcome him to stage. जितनी भी इन्वायरमेंटल डैमेज है, जिसमें विशेषतया क्लाइमेट क्राइसिस का नाम है, वो मनुष्य द्वारा बरपाया गया कहर है। पृथ्वी नहीं गर्म हो रही है, हम भीतर से तप रहे हैं अपनी कामनाओं में। आग लगी हुई है हमारे भीतर, और भोग लूं और भोग लूं। ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो सभी आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद इस आयोजन के लिए और इस पुरस्कार के लिए। और यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं को भी नमस्कार। ये अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अब पर्यावरण की जब बात होती है, मैं यहाँ तक अभी आ रहा था, पर्यावरण की जब बात होती है तो हम बात करते हैं जंगलों की, नदियों की, हवा की, भूजल स्तर की, समुद्रों के स्तर की, पशुओं की प्रजातियों की। कितनी संख्या बची है जो बहुत खतरे में प्रजातियां हैं उनकी, कितने बाघ अभी बचे हुए हैं, हवा कितनी जहरीली हो गई है, नदियां कितनी दूषित हो गई हैं। हम ये बात करते हैं और ये बातें बाहरी तौर पर सूचना देने के लिए अच्छी होती हैं। ये जितने अभी हम आंकड़े कह रहे थे, ये अच्छे सूचकांक हैं, इंडिकेटर्स हैं। लेकिन क्या पर्यावरण को बचाने के लिए इन सूचकांकों पर काम करना पर्याप्त होगा? जो कुछ अभी छोटा समय, कुछ मिनट मेरे पास हैं, उनमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। हम नदियों के दूषण की चिंता तो कर लेते हैं, नदी गंदी हो रही है, पर क्या हम ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे हैं जो नदी को गंदा करते हैं? और जब तक इंसान की भीतरी गंदगी की बात नहीं होगी, तब तक नदियों की गंदगी की बात करना, नदियों की सफाई में उद्यत होना सफल कैसे हो पाएगा? हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, उसमें कहीं भी ह्यूमन क्वालिटी की बात हम नहीं करना चाहते, जैसे कि एयर ने अपनी क्वालिटी खुद खराब कर ली हो, जैसे कि हवा में कोई दोष आ गया हो। वो दोष हवा में है या इंसान में है? सारी बातें हम बाहर की दिशा में करना चाहते हैं। हम उदाहरण के लिए समुद्री स्थल की बात करेंगे कि समुद्री जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से।
या जो ग्राउंड वाटर टेबल है, भूजल स्तर, हम उसकी बात करेंगे। हम इन स्तरों की बात कर लेते हैं, पर हम अपने आंतरिक स्तर की बात नहीं करते। हमारा कैसा स्तर है कि ये सारी आपदाएं हमने इस पृथ्वी पर ला छोड़ी हैं। क्योंकि अभी जितनी भी इन्वायरमेंटल डैमेज है, जिसमें विशेषतया क्लाइमेट क्राइसिस का नाम है, वो एंथ्रोपोजेनिक है। वो मनुष्य द्वारा बरपाया गया कहर है। अब पर्यावरण की बात करना बिना इंसान की बात करे बड़ा अजीब है। हम बाघों की गिनती कर रहे हैं, कितने बाघ बचे हैं। हमारे भीतर कितनी हिंसा बची है, हम उसकी गिनती नहीं कर रहे। तो बाघों को गिनने से अपने आप में कोई लाभ नहीं हो जाएगा। मैंने कहा उसे सूचना तो मिल सकती है, वो लक्षण है एक प्रकार का, पर उससे लाभ नहीं हो जाएगा। हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो गिन लेते हैं, कि भीषण जो मौसमी घटनाएं हैं, लेकिन हमारे भीतर जो अहंकार का एक्सट्रीमिज्म है उसको हम नहीं गिनना चाहते। जो भीतरी बिंदु है जहां से सारा बाहरी विनाश हो रहा है, हम उसकी ओर देखना ही नहीं चाहते हैं, उसकी ओर बिल्कुल अंधे होकर रहना चाहते हैं। ऐसे में पर्यावरण की सुरक्षा बड़ा मुश्किल पड़ेगा। और सच पूछिए तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी भी नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा भी हम बस इसीलिए करना चाहते हैं ताकि हमारे स्वार्थों पर आंच ना आए। अगर आज मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हमें एक दूसरी वैकल्पिक ऑल्टरनेट पृथ्वी दे दी जाए, कहा जाए साहब ये वाला ग्रह तो आपका अब बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गया है, एक दूसरा ग्रह उपस्थित है, लगभग वैसे जैसे अब हम मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं, एक दूसरा ग्रह उपस्थित है, तो हम पर्यावरण की चिंता बिल्कुल छोड़ देंगे। हम कहेंगे भाड़ में जाए पृथ्वी, भाड़ में जाए प्रजातियां, पशु पक्षी, जंगल पहाड़ नदियां, हमें करना क्या है, हमें एक दूसरी जगह उपस्थित है। आज हम पर्यावरण की बात करते भी हैं तो बस अपने स्वार्थ की खातिर। भाई मौसम गर्म हो जाएगा तो हमारी सुविधा पर दिक्कत आएगी, समुद्री जल स्तर बढ़ जाएगा तो हमारे शहर डूब जाएंगे, एयर क्वालिटी खराब होती है तो हमारे फेफड़े खराब होते हैं। हम ये नहीं समझते कि पर्यावरण की चिंता जब तक हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, हम उसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जिसने पर्यावरण को सबसे पहले तबाह करा। मनुष्य के भीतर का अंधकार और अहंकार, यही तो पर्यावरण की तबाही का कारण है ना। और आप पर्यावरण को बचाना भी चाहते हो अपने स्वार्थ की खातिर। लोग कहते हैं पर्यावरण को बचाओ ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद ना हो जाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को कम कष्ट हो। माने अगर पृथ्वी को बचाना भी है तो बस अपनी प्रजाति की खातिर, और अपनी प्रजाति में भी खासकर बस अपनी पीढ़ी की खातिर। बिना ये, और ये बातें बड़े नैतिक बल के साथ अक्सर कही जाती हैं और बड़े मंचों से कही जाती हैं कि सेव द प्लैनेट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। साहब फ्यूचर जनरेशंस किसकी? उन सैकड़ों प्रजातियों की जो रोज सदा के लिए विलुप्त हुई जा रही हैं हमारे हाथों से। नहीं, हमें बस अपनी ओर देखना है, और ये अपनी ओर देखना है माने अपनी ओर ध्यान से नहीं देखना है, अपनी सच्चाई की ओर नहीं देखना है। अपनी ओर देखने का मतलब हमें बस अपने स्वार्थों की रक्षा करनी है। और जब तक इन्वायरमेंटल एक्शन की सुई इधर को नहीं मुड़ती, इंसान अपनी भीतर की ओर देखना नहीं शुरू कर देता, हम बाहर जो कुछ कर रहे हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, नहीं है। 2019 में 58 गीगाटन जो वैश्विक उत्सर्जन था कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, हमने कहा था हमें इसे कम करना है। और कम भी इतना नहीं कर देना है कि कार्बन न्यूट्रल ही हो जाए हम, कम भी बस हम कह रहे हैं अधिक से अधिक इतना कर पाएंगे कि जो तापमान वृद्धि होती है उसको हम 1.5 डिग्री तक सीमित रख पाए। और उतना भी कम करने के लिए हमने कहा था कि जो प्रतिवर्ष अतिरिक्त और ज्यादा, पीपीएम की बात नहीं कर रहे जो पहले ही वातावरण में मौजूद है, उसमें जो और जोड़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा था प्रतिवर्ष जो जोड़ते हो वो 58 गीगाटन से घटा करके 33 गीगाटन कर दो। ये 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है, और आज हम 2025 में खड़े हैं, 10 साल बाद वो 58 का 58 है, शायद 1 आध गीगाटन बढ़ गया है।
कम होना छोड़ दीजिए, नहीं होगा कम, क्योंकि हम लगातार बाहर की ओर देख रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आ जाना चाहते हैं, हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज ले आ देना चाहते हैं, ये कर दो वो कर दो। अरे प्लास्टिक का बड़ा कचरा फैल रहा है, द ओशंस आर गेटिंग चोक्ड। कचरा बाहर नहीं फैल रहा है, कचरा हमारे भीतर है, और जब तक इंसान के भीतर के कचरे को साफ नहीं करोगे, बाहर कचरे को रोकने का कोई तरीका नहीं है। पृथ्वी नहीं गर्म हो रही है, हम भीतर से तप रहे हैं, अपनी कामनाओं में आग लगी हुई है हमारे भीतर, और भोग लूं और भोग लूं, मुझे और कंजम्पशन करना है। ये जो हमारे भीतर आग लगी हुई है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमें दिखाई दे रही है। आप जितने भी, बहुत ही रोचक एक एक्सरसाइज है, आप अपने लिए कर सकते हैं, जितने भी बाहर आपको विनाश के मंजर दिखाई दे रहे हैं, आपको उनका सबका एक समानांतर इक्विवेलेंट, एक पैरेलल इक्विवेलेंट इंसान के भीतर मिल जाएगा। नदी गंदी है क्योंकि हमने अपने भीतरी प्राकृतिक प्रवाह को गंदा कर दिया है। जंगल कट रहे हैं क्योंकि हमने अपनी इंसानियत काट दी है। और ये कोई महज जुमला मुहावरा रिटोरिक नहीं है, ये सच्चाई है भाई। प्रकृति अपना नाश स्वयं थोड़ी कर रही है, सिर्फ एक प्रजाति है इस पूरे ग्रह पर जो पूरी पृथ्वी को खाए जा रही है, और उसका नाम है इंसानी प्रजाति। तो जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, और हम अपनी ओर ही नहीं देखना चाहते, क्योंकि हम सब कुछ बदलने को तैयार है, स्वयं को बदलने को नहीं तैयार है। हम कह रहे हैं नहीं, कोल फायर्ड प्लांट्स नहीं होने चाहिए साहब, सोलर एनर्जी लेकर के आइए, विंड एनर्जी लेकर के आइए। वो एनर्जी हमें चाहिए किस लिए, ये हम पूछने को नहीं तैयार है। वो एनर्जी हमें बस इसलिए चाहिए कि हम और ज्यादा कंजम्पशन कर सकें। जो बदलना है बाहर बदल लो, अपने भीतर कुछ मत बदलना। हमारी किताब है, उसका नाम ही हमने दिया द क्लाइमेट विद इन। दिखाई आपको बाहर दे रहा है क्योंकि हमारी सारी इंद्रियों की दिशा बाहर की है, आंखें बाहर को देखती हैं, कान बाहर को सुनते हैं, तो इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि समस्या भी बाहर ही है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है, और जब तक समस्या को भीतर ही संबोधित नहीं किया जाएगा, कोई समाधान नहीं आने वाला। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि पर्यावरणीय हलकों में अगर भीतर की बात करो तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। मैं आशा करता हूं कि आज यहां पर हम में से वैसे लोग नहीं हैं, वैसे होना चाहिए, क्योंकि सारी बात मैं उन्हीं से कह रहा हूं। वो सारा काम बाहर की दिशा में करते हैं। वो गिनेंगे कि कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग का स्तर कितना बढ़ गया। वो ब्लीचिंग आ कहां से रही है, वो उसकी बात नहीं करना चाहते। उसके वो कारण भी अगर बताएंगे तो बाहरी कारण बताएंगे, भीतरी कारण को तो देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि भीतर अहंकार बैठा है, भीतर स्वार्थ बैठे हैं, और वो चिल्ला के कह रहे हैं पूरी पृथ्वी खा जाऊंगा, मैं नहीं बदलूंगा। बात समझ में आ रही है? हम बहुत गलत दिशा में समाधान खोज रहे हैं। देखिए, समाधान वहीं मिल सकता है ना जहां समस्या है। समस्या वहां नहीं है, जंगल में समस्या नहीं है, हिमनद में और पहाड़ों के ऊपर समस्या नहीं है, लैंडस्लाइड नहीं हो रही है। हम भीतरी तौर पर फ्री स्लाइड में हैं, गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। सारी ये जो पृथ्वी है ये हमारे ही भीतर है, और चूंकि भीतर हमने उसकी उपेक्षा कर रखी है, अपमान कर रखा है, इसीलिए बाहर आप इतना नाश देख रहे हो। जब भीतर आप में अपने प्रति समझदारी आ जाती है तो पर्यावरण संरक्षण कोई दायित्व या फर्ज कर्तव्य नहीं रह जाता, वो आपके सहज प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। आपको पर्यावरण की रक्षा करनी नहीं पड़ती, रक्षा स्वतः हो जाती है। लेकिन उसके लिए इंसान को खुद से जुड़ना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, मैं जिंदगी में ये सब जो करना चाहता हूं क्यों? ये जो सारी मेरी भावनाएं हैं, मैंने कहा था एक बार कि योर इमोशंस आर कार्बन। आप देखिएगा, आप जब भी बहुत खुश हो जाते हो या दुखी हो जाते हो, कुछ भी आप में भावनात्मक उद्वेग आता है, आप कार्बन एमिशन अपना बढ़ा देते हो। इंसान जब तक खुद को नहीं देखेगा, मेरी भावनाएं कहां से आ रही हैं, मेरी कामनाएं कहां से आ रही हैं, किसने मुझे कह दिया कि गुड लाइफ का मतलब कंजम्पशन होता है, ये सब मुझे सिखा किसने दिया, जब तक हम अपने आप को देखेंगे नहीं और हम सोचते रहेंगे ऐसा तो करना ही है, ऐसा तो करना ही है, एक बड़ी शादी करनी है, उसके बाद बाहर जाकर के एक डेस्टिनेशन पर इतना पैसा तो फूकना ही है, छुट्टियां आ गई हैं तो पहाड़ों को जाकर के गंदा और बर्बाद तो करना ही है, यही तो करना होता है, इसी का नाम तो खुशी है। जिंदगी में सफल उसी को तो मानना है जिसका कार्बन फुटप्रिंट इतना बड़ा हो जाए।
और हमारे जितने सेलिब्रिटीज हैं उनसे कभी हमें पूछना भी नहीं है अपना कार्बन फुटप्रिंट दिखाओ। तुम कैसे सेलिब्रिटी, तुम आदर्श कैसे हो सकते हो अगर तुम खुद ही इस पृथ्वी को बर्बाद करने को तैयार हो। ये अब आम जानकारी की बात है कि जो पृथ्वी के 1% या 5% सबसे अमीर लोग हैं, पर्यावरण को नष्ट करने में उन्हीं का 50% योगदान है। ये तो आम जानकारी की बात है और ये बाहरी बात है। अब मैं भीतरी बात पर आता हूं। यही जो 1% 5% लोग हैं, हम में से हर आम आदमी उनके जैसा ही बन जाना चाहता है। और जब तक हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, जब तक हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, जब तक हम उनको आदर्श मान रहे हैं जिन्होंने इस पृथ्वी को बर्बाद कर रखा है, बताइए पर्यावरण की रक्षा कैसे हो जाएगी। पर हम उनके जैसा क्यों बन जाना चाहते हैं? क्योंकि हम उन्हें बहुत भोग करते देखते हैं। हम देखते हैं कि वो क्या ऐश काट रहा है और हम अपने आप से पूछते भी नहीं कि ऐश का सिद्धांत हमें दे किसने दिया। हमें नहीं पता कि एक सार्थक जीवन क्या होता है, तो हमने सार्थक जीवन का मतलब ही लगा लिया है जलाओ, काटो, धुआं उड़ाओ और नष्ट कर दो। पर्यावरण की रक्षा पर्यावरण को देखने से नहीं हो पाएगी। पर्यावरण की अगर रक्षा करनी है तो अंतःकरण को देखना पड़ेगा। और जब तक पर्यावरण को अंतःकरण से जोड़कर नहीं देखा जाता, पर्यावरण को हम बचा नहीं पाएंगे। मेरी आप सबसे विनती है, ये जो बाहर को जाती हुई नजर है जो कहती है कि पेड़ों की गिनती कर लो, जमीन देख लो, मिट्टी की गुणवत्ता का स्तर नाप लो, अपनी गुणवत्ता का स्तर नापो, अपनी गुणवत्ता का, और फिर जो बाहरी काम है वो आप पाओगे कि बहुत आसान हो गया है। फिर बाहर पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब तक आपने भीतर अपने आप को ठीक नहीं किया, बाहर कितने भी हाथ पांव मारते रहो, कोई नतीजा नहीं आएगा, कोई नतीजा आ भी नहीं रहा है। हम जितना सोचते हैं हम उससे ज्यादा निकट खड़े हैं विनाश के। जो आप गोष्ठियां करते रहिए, आप यूएन में जाकर मिलते रहिए, आप हर साल सीओपी की मीटिंग करते रहिए, आप सबसे मिल लेते हो, सबसे मीटिंग कर लेते हो, कभी खुद से मीटिंग करते हो क्या? हमें नहीं जरूरत है कि हम जा करके बहुत सारे लोगों से मिलें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। हमें जरूरत है सर्वप्रथम कि हम स्वयं से मिलें और पूछें कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वैसी जिंदगी जीनी जरूरी है। पर सबसे मिलने को हम तैयार हैं, सारे नियम कायदे बनाने को तैयार हैं, स्वयं से मिलने को तैयार नहीं है। हमें कहा जाता है देखो ये सब जानवर है ना, बच्चों को आजकल सिखाया जाता है ये जानवर है, जानवरों से प्रेम करो। वो जानवरों से क्या प्रेम करेगा? अगर हमारी पूरी दिनचर्या, अगर जो हमको सामाजिक संस्कार मिले हुए हैं वही हिंसा पर आधारित है, तो पर वो हिंसा अक्सर सूक्ष्म होती है तो दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए हम बच्चों को कहते हैं जानवरों से प्रेम करो, लेकिन क्लास में कॉम्पिटिटिव रहो, प्रतिस्पर्धा करो, और जिंदगी में आगे निकलकर दिखाओ, एम्बिशियस रहो, महत्वाकांक्षी रहो। क्या प्रेम और महत्वाकांक्षा एक साथ चल सकते हैं? जहां आपको कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर दुनिया में आगे निकलकर दिखाना है, आपको एक कॉन्सेप्ट, एक सिद्धांत दे दिया गया है सक्सेस का। जब तक सक्सेस का सिद्धांत वैसा ही रहेगा जैसा है, पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि हमारी सारी सक्सेस पर्यावरण की कीमत पर ही आती है, दुनिया को जलाकर ही आती है। पैसा कैसे बनाता है कोई भी व्यापार? पैसा कैसे बनाता है? उसको रिसोर्सेस चाहिए तभी तो कुछ मैन्युफैक्चर करेगा ना। वो रिसोर्सेस कहां से आते हो? पृथ्वी का दोहन करके ही तो आएंगे, कहीं बाहर से थोड़े ही आएंगे। अब हर आदमी को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो पृथ्वी का दोहन करो। पृथ्वी का ही नहीं दोहन करो, अगर मुनाफा बढ़ाना है तो तुम्हारे पास जो कर्मचारी हैं, तुम्हारे ग्राहक हैं, उनका भी दोहन करो। लेकिन यही हमारी सफलता की परिभाषा है जो हमें दे दी गई है। दुनिया भर की जितनी समस्याएं हैं, मात्र पर्यावरण की ही नहीं, वो सब की सब एक ही केंद्र से निकल रही हैं, और वो केंद्र यहां बैठा है इंसान के दिल में। इंसान के दिल की जब तक सफाई नहीं होगी, भूल जाइए कि आप गंगा की सफाई कर सकते हैं। गंगा की पवित्रता को अगर वापस लाना है तो इंसान की पवित्रता को वापस लाना होगा, नहीं तो बस जुमले। इंसान पर नजर वापस लौटाइए, और यही काम वास्तविक अध्यात्म का है। इसीलिए ये जो पर्यावरण का संकट है, इसका उत्तर वास्तविक अध्यात्म में है। आपकी संस्था यही प्रयास कर रही है। आपको साधुवाद कि आपने हमारे प्रयासों
को आज सम्मान दिया। और इस मंच से अभी इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी तो लगातार मैं कहता ही रहता हूं। आपका स्वागत है कि सुने, जुड़े, साथ दें। धन्यवाद।